बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना चैप्टर में 17 का नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का प्लांट हार्मोन्स का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। हमने प्लांट हार्मोन्स में एक ग्रोथ प्रमोटर को डिस्कस किया था। जैसे कि हमने कहा था प्लांट हार्मोन्स में दो कैटेगरीज आती हैं। कुछ हार्मोन्स वो हैं जो सिर्फ प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंटल के प्रोसेसेस को प्रमोट करते हैं, जबकि कुछ हार्मोन्स जो है वो इनहिबिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 कैटेगरीज बताई थी। एक ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सकिसिक एसिड और इथीन, जिसको हम इथाइलिन का नाम भी देते हैं। हम ऑक्सिन्स डिस्कस कर चुके हैं जो कि ग्रोथ प्रमोटर है। आज हम जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स को एज ग्रोथ प्रमोटर और एब्सकिसिक एसिड और इथीन यानी कि इथाइलिन को एज ग्रोथ इनहिबिटर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने इन पांचों का, आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है बेटा, आपने इन पांचों का सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस बेस पे आप लोगों ने करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या ये हार्मोन्स कौन से ग्रोथ प्रोसेसेस को प्रमोट कर रहे हैं या इनहिबिट कर रहे हैं, उनकी बेस पे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं आपने। तो स्टार्ट करते हैं जिबरेलिन्स से। जिबरेलिन्स का नाम एक फंगस के नाम से दिया गया है बिकॉज कमर्शली जिबरेलिन्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फंगल कल्चर्स। एक फंगस है जिब्रेला फिजिक्योराई। ये वो फंगस है जो बेसिकली राइस प्लांट्स जो हैं या जो मुंजी या चावल की जो फसल होती है उसमें अटैक करता है, उसको इफेक्ट करता है, उसमें डिजीज़ कॉज करता है। तो उस फंगल कल्चर से या उन फंजाई से, उस फंगस से जिबरेलिन्स की डिस्कवरी की गई थी। फंक्शंस डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि ये ग्रोथ प्रमोटर है, तो ऑक्सिन्स की प्रेजेंस में अलोंग द ऑक्सिन्स ये सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है। यानी कि जब प्लांट के सेल्स इनलार्ज करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका साइज़ या उनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा ये एपिकल मेरिस्टेम और उसके साथ साथ कैम्बियम के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम का आपको पॉइंट कल भी क्लियर किया था, प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था हमने कि जो रूट और शूट की टिप्स जो होती हैं, यानी कि रूट और स्टेम की जो टिप्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिनमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं सॉइल सरफेस से ऊपर भी और सॉइल सरफेस के नीचे भी, उनको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। यानी कि प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं। दूसरा कैम्बियम क्या चीज़ है, आज हम कैम्बियम को डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। कैम्बियम का, क्योंकि ये चैप्टर 16 में हमने कैम्बियम से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस नहीं किया इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको। प्लांट्स के अंदर आपने दो कंडक्टिंग टिश्यूज़ पढ़े हुए हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, लाइक वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो उनके बिल्कुल मिड रीजन में प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे कहा कि जिबरेलिन्स जो है वो कैम्बियम के सेल अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इट मीन्स ये जो कैम्बियम आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने येलो पेन से हाईलाइट करके बनाया है, यहाँ पे जो सेल्स यानी कैम्बियम के अंदर जो सेल्स होंगे, जिबरेलिन्स उन सेल की डिवीजन को प्रमोट करेगा। जब ये इन सेल्स की डिवीजन को प्रमोट किया जाता है तो इट मीन्स कि इनसाइड द कैम्बियम आउटसाइड द कैम्बियम, यानी कि जाइलम की तरफ और फ्लोएम की तरफ नए जाइलम टिश्यूज़ की लेयर और नए फ्लोएम टिश्यूज़ की लेयर डेवलप होती है, जिसकी वजह से प्लांट की स्टेम जो है वो थिक हो जाती है। तो इट मीन्स के एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करवा रहा है, यानी कि वो प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। और जो कैम्बियम की वजह से जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, दैट इज़ विड्थ इंक्रीज़ होती है, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो ऑक्सिन्स की तरह जिबरेलिन्स जो हैं वो एपिकल मेरिस्टेम में और कैम्बियम के सेल्स की डिवीजन में को प्रमोट करते हैं, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, बोल्टिंग को प्रमोट करता है। बोल्टिंग क्या चीज़ है? वो भी रोजेट प्लांट्स में। रोजेट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको आप कहते हैं जो ज़मीन पे बिखरे हुए से होते हैं, मतलब ज़मीन पे जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, इनकी हाइट ज़्यादातर ज़मीन तक ही रहते हैं। रोजेट रोज़ लाइक अरेंजमेंट होती है, यानी कि प्लांट जो है ज़मीन पर इस तरह से ज़्यादा हाइट पर नहीं, शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स होते हैं, ये ज़मीन पर ही इनका फैलाव ज़्यादा देखा जाता है। अब इन प्लांट्स में जिबरेलिन्स बोल्टिंग को प्रमोट करता है। अब बोल्टिंग क्या कहते हैं? बोल्टिंग का मतलब है कि प्लांट की स्टेम जो है वो हाइट में इंक्रीज़ करना शुरू करती है, यानी कि स्टेम इलोंगेशन होती है। तो इट मीन्स जिबरेलिन्स जो है ये बोल्टिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो झाड़ी की तरह सिर्फ ज़मीन पर, झाड़ियों की तरह, ये छोटी छोटी झाड़ियों की तरह ज़मीन पर फैले हुए होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर ये बोल्टिंग प्रमोट करता है, यानी कि स्टेम इलोंगेशन को प्रमोट करता है। स्टेम इलोंगेशन अगर आपको इजीली समझ आ जाए, अदरवाइज आप उर्दू में ये भी कह सकते हो कि बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जो है प्लांट की हाइट जो है वो इस तरह से इंक्रीज़ होती है। तो ये जिबरेलिन्स की मौजूदगी की वजह से होती है। उसके अलावा क्राइसेंथेमम कैलस, क्राइसेंथेमम बेसिकली साइंटिफिक नेम है प्लांट का, इसको हम गुलेदोदी कहते हैं। गुलेदोदी प्लांट की जो स्टेम है उसके अंदर जो कैलस की फॉर्मेशन होती है, कैलस आपको कल भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। कैलस हम कहते हैं
अन डिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स को या मैस ऑफ सेल्स जो कि डिफरेंशिएटेड नहीं होते कि किसने पैरेन्काइमा में चेंज होना है, कौन से सेल ने मेसेंकाइमा में चेंज होना है, कौन से ने कोलेनकाइमा में चेंज होना है, ये भी कंफर्म नहीं होता, या कहने के पता नहीं होता। तो जो अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर बर्ड की फॉर्मेशन को जिबरेलिन्स प्रमोट करते हैं। उसके अलावा लीफ ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ऑक्सिन्स के साथ ही एपिकल डोमिनेंस को भी प्रमोट करते हैं, यानी कि ऑक्सिन के एक्शन को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस प्रमोट होती है। एपिकल डोमिनेंस का पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था। एपिकल डोमिनेंस क्या चीज़ है? एपिकल डोमिनेंस का हमने बताया था कि जहाँ पे आप कहते हो कि स्टेम की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, प्लांट की हाइट इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन प्लांट की जो विड्थ है, यानी कि उसकी जो शाखें हैं या जो उसका फैलाव है, उसका जो ब्रांचेस बननी है, वो ब्रांचेस जो है उनकी ग्रोथ नहीं होती है, उसको हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस क्या होगी कि यहाँ पे लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, प्लांट की हाइट इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो प्लांट से साइड पे ब्रांचेस निकलनी है, उसकी जो विड्थ इंक्रीज़ होनी है वो इंक्रीज़ नहीं होती है। तो जिबरेलिन्स ऑक्सिन्स के साथ मिलकर एपिकल डोमिनेंस के प्रोसेस को इन्हांस करते हैं, प्रमोट करते हैं। कैसे? ऑक्सिन के एक्शन या उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करके। उसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है? डोमेंसी को ब्रेक करता है। जैसे कि हमने बात की थी, डोमेंसी क्या चीज़ है? सीड का जर्मिनेट ना करना, बर्ड का ग्रो ना करना। अब सीड कब जर्मिनेट नहीं करता? किसी भी तरह की फिजियोलॉजिकल इनएक्टिविटी हो जाए या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाए प्लांट्स में, कोई ऐसी कंडीशन जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए या उनके लिए सर्वाइव करना जिस कंडीशन में मुश्किल हो जाए, उन कंडीशन में प्लांट जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि रेस्टिंग स्टेज पे चले जाते हैं। जिंदा होंगे, सर्वाइव करेंगे, ठीक है, वो जिंदा होंगे, लिविंग है, लेकिन वो रेस्टिंग कंडीशन पे, यानी कि उनके अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी उस टाइम पे परफॉर्म नहीं होगी। रीज़न क्या है? कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए हार्मफुल है। उसी तरह से अगर आप कहते हो कि हम जैसे अपने एक सफ़ेद चने की बात करते हैं, आप एक जो सफ़ेद चनों को आप रात को पानी में भिगोते हो, ठीक है, आप सुबह देखते हो उनका वॉल्यूम जो है वो थोड़े साइज़ में मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो पानी को इम्बाइब करते हैं। ऐसा सीड जो होते हैं उसको हम कहते हैं इस सीड के अंदर पानी मौजूद है, ठीक है, प्रॉपरली सीड के अंदर जो है वो वेट सीड है। अगर आप इस चने को बिना पानी में भिगोए ज़मीन में उगाते हो, ज़मीन में सो करते हो, तो इस सीड से आगे प्लांट जर्मिनेट नहीं करेगा, यानी कि सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। वजह क्या है? सबसे पहली कंडीशन जो सीड की जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो होता है पानी। सीड ड्राई नहीं होना चाहिए। उसी तरह से लाइट रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। कोई एक कंडीशन जो सीड की जर्मिनेशन के लिहाज से अवेलेबल नहीं है, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, सीड इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, रेस्टिंग स्टेट में रहेगा, उस स्टेट को हम डोमेंसी कहते हैं, ठीक है। तो जिबरेलिन्स सीड की डोमेंसी को तोड़ता है, यानी कि सीड की जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। बर्ड की डोमेंसी को तोड़ेगा, यानी कि बर्ड की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने मेंशन की है, आप ये डेफिनेशन देख सकते हो। इट्स अ रेस्टिंग स्टेट और इनएक्टिविटी ऑफ सीड जब अनफेवरेबल कंडीशंस हों, जिन कंडीशंस में सीड ग्रो या जर्मिनेट नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट ये न्यू टर्मिनोलॉजी अपनी आ जाएगी, दैट इज़ फोटोप्रियोडिज्म। फोटोप्रियोडिज्म हम नेक्स्ट चैप्टर 18 में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन में, अगर आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडिंग हुआ। अदरवाइज थोड़ी बहुत डेफिनेशन इसकी हम देंगे, डेफिनेशन थोड़ी बहुत ज़रूर देखेंगे इसकी। जिबरेलिन्स रेड लाइट प्लांट्स में रेड लाइट के तौर पे एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई सब्जेक्ट टीचर एब्सेंट है तो उनकी जगह पे कोई और अगर ड्यूटी देने आएगा, दैट विल बी अ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्लांट्स में फ्लावरिंग जो है वो लाइट, जो विजिबल हमारा स्पेक्ट्रम है लाइट का, जो वेवलेंथ है, जो 7 कलर्स हैं, उनमें से कुछ कलर्स जो डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिहाज से होते हैं, उन डिफरेंट वेवलेंथ्स की बेस पे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादातर होती है रेड और ब्लू पार्ट पे होती है, लाइट के रेड और ब्लू पार्ट पे होती है। उसी तरह से प्लांट्स में इन्हीं डिफरेंट लाइट पार्ट्स के लिहाज से, डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिहाज से जो लाइट उनको मिलती है, उसमें प्लांट्स फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है, उनमें, यानी कि प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। अब फ़र्ज़ करें कि किसी प्लांट में आपने फ्लावरिंग करवानी है, किसी लॉन्ग डे प्लांट में आपने फ्लावरिंग करवानी है, लेकिन आपके पास रेड लाइट अवेलेबल नहीं है। आप क्या करोगे? आप रेड लाइट की जगह वहाँ पे जिबरेलिन्स अप्लाई कर दो, जिबरेलिन्स का स्प्रे कर दो, उस लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जिबरेलिन्स लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग करवाते हैं। इट बेसिकली एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं, मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं करवाते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग डे प्लांट्स क्या हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स क्या हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको दिन की रोशनी ज़्यादा चाहिए, रात का अंधेरा कम चाहिए।
और शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको दिन की रोशनी कम चाहिए और रात का अंधेरा ज़्यादा चाहिए। अब रात का अंधेरा कब होता है? सर्दियों में, ठीक है। विंटर्स में आप कहते हो ना रातें लंबी हो जाती हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जो विंटर में फ्लावरिंग करते हैं, और लॉन्ग डे प्लांट्स वो होंगे जो समर में या लेट समर में, यानी कि जब गर्मियाँ आ जाती हैं, जिसमें दिन डे टाइम जो है वो लंबा होता है, दिन की रोशनी ज़्यादा होती है और रात का अंधेरा कम होता है, उस सीज़न में फ्लावरिंग करते हैं। तो ये बेसिकली फोटोप्रियोडिज्म है, जिसमें हम कहते हैं कि डिफरेंट लाइट ड्यूरेशन के लिहाज से डिफरेंट लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन जो होती है या लेंथ जो होती है लाइट की, उस ड्यूरेशन के बेस पे प्लांट्स में फ्लावरिंग के प्रोसेस को प्रमोट किया जाता है। इट्स अ फोटोबायोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन हम इसको चैप्टर 18 में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये कुछ स्पीशीज़ में लीफ सेनेसेंस को भी डिले करता है, जस्ट लाइक ऑक्सिन्स। लीफ सेनेसेंस का आपको बताया था, सेनेसेंस कहते हैं एजिंग को। जैसे हम ह्यूमंस में कहते हैं बुढ़ापा आता है, तो उसमें आपको कहते हैं कि कुछ नेगेटिव चेंजेस आती हैं, लाइक रिंकल्स पड़ते हैं, हेयर्स जो है वो वाइट हो जाते हैं, पिगमेंटेशन भी समटाइम स्टार्ट हो जाती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से प्लांट्स में भी एजिंग होती है। प्लांट्स की एजिंग ह्यूमंस की एजिंग से थोड़ी डिफरेंट है। प्लांट्स की एजिंग का मतलब ये है कि जैसे एक ग्रीन लीफ है, ऑक्सिन्स में भी आपको ये पॉइंट बताया था, ग्रीन लीव्स हैं, अगर प्लांट में एजिंग स्टार्ट हो चुकी है, सेनेसेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो वो ग्रीन लीफ जो है वो ब्राउन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाएगा, उसका क्लोरोफिल जो है अपना काम करना छोड़ देगा। जब वो काम करना छोड़ देगा, इट मीन्स वो सेनेसेंस की तरफ जा रहा है। तो जिबरेलिन्स ऑक्सिन्स की तरह कुछ स्पीशीज़ में सेनेसेंस को डिले करता है, यानी कि प्लांट की लाइफ को इंक्रीज़ करता है, उसमें एजिंग को डिले कर देता है। उसके बाद जिब्रेलिक एसिड, यानी कि जिब्रेलिन्स को हम जिब्रेलिक एसिड का नाम भी देते हैं। जी मीन्स जिब्रेलिक एसिड। तो इसके हम कमर्शियल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करता है। टेंजराइन्स मतलब जो संतरे, छोटे संतरे हैं, छोटे साइज़ के जो ऑरेंजेस होते हैं, और जो नाशपाती यानी कि पीयर्स हैं, उनके अंदर फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करता है। फ्रूट सेटिंग का पॉइंट भी हमने पहले डिस्कस किया था। फ्रूट सेटिंग मतलब ओवरी का प्लांट बॉडी पर रहना, वहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का फ्रूट में चेंज होना, ओव्यूल का सीड में चेंज होना, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ फ्रूट सेटिंग। इन शॉर्ट के फ्रूट सेटिंग पोलिनेशन के बाद फ्रूट की डेवलपमेंट का स्टार्ट होना, रिटेंशन ऑफ ओवरी, फ्रूट डेवलपमेंट का स्टार्ट होना, ठीक है। तो इसको आप फ्रूट सेटिंग कहते हो। तो ये जिब्रेलिक एसिड यानी कि जिब्रेलिन्स जो है छोटे संतरे या टेंजराइन्स और पियर्स में फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करता है। उसके अलावा पार्थिनोकार्पी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि जो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं, ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स जो हैं, उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। सीडलेस ग्रेप्स मीन्स के वो फ्रूट्स जिनके अंदर ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना सीड फॉर्मेशन के फ्रूट में चेंज हो जाती है। जैसे आपको पता था पार्थिनोकार्पी इज दैट प्रोसेस जिसमें फ्रूट की डेवलपमेंट होती है, फ्रूट फॉर्मेशन होती है, लेकिन उसमें ना सीड मौजूद होता है, ना उसमें फर्टिलाइजेशन हुई होती है। तो उसमें एग्जांपल आपको बनाना की दी थी। ऑरेंजेस भी हैं जो सीडलेस होते हैं, ग्रेप्स भी हैं जो सीडलेस होते हैं, इवन अमरूद भी ऐसे हैं जो सीडलेस होते हैं। तो कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिहाज से जिब्रेलिक एसिड जो है कमर्शियली पार्थिनोकार्पी, ग्रेप्स में पार्थिनोकार्पी के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये जो गुठली वाले फल होते हैं जिनको हम बेरी कहते हैं, जैसे बेरी लाइक बेसिकली इट इज़ अ फ्रूट, गुठली वाले फल जो होते हैं उनको हम बेरी का, इन इंग्लिश में हम उनको टेक्निकली हम उनको बेरी कहते हैं, ठीक है। जो बेरीज, नॉट रेस्पबेरी या वो वाली बेरीज नहीं है, ये डिफरेंट बेरीज हैं। ये साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि जिब्रेलिक एसिड बेरीज प्लांट फ्रूट्स जो होते हैं उनके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। सॉरी, इट्स नॉट गुठली वाले फल, बगैर गुठली वाले फल। बेरी में आप एग्जांपल ले सकते हो, सीड आता है उसका, ऑरेंज का है, उसमें गुठली नहीं होती है, ऑरेंज इसमें आ सकता है। उसके अलावा इसमें आपके पास टमाटो इसमें आ सकता है। बगैर गुठली वाले फल जो हैं, दोज आर बेरी फ्रूट्स, इनका साइज़ इंक्रीज़ करवाता है ये, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड अगर आप बेरीज़ वाले प्लांट्स, जिन प्लांट्स पे बेरीज़ फ्रूट रखते हैं, आप उन पे अगर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करो तो उससे क्या होगा, बेरी का साइज़ जो है, उस फ्रूट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो बेरी मीन्स बगैर गुठली वाले फल। अगर आपको ना कोई इसमें याद है तो बेटा आप टमाटर की एग्जांपल दे सकते हो। आपको पता है उसके अंदर टमाटर नहीं होता। आलू बहारा के सॉरी, टमाटर के अंदर गुठली नहीं होती, आलू बहारा जो उसके अंदर आपको गुठली मिलती है, ठीक है। तो वो फल जिनके अंदर गुठली नहीं होती उनको हम बेरीज का नाम देते हैं। टेक्निकल जो साइंस या कहने के बॉटनी के लिहाज से जो नेमिंग की जाती है वो ये है। उसके अलावा ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। ब्रूइंग इंडस्ट्री का आपको पता है शराब का कारखाना जिसे हम कह सकते हैं। अब वहाँ पे इसका काम क्या है, बार्ले जो कि एक सीरियल क्रॉप है, जो जिसको आप कहते हो, इससे शराब बनती है, ठीक है। यानी कि इसमें हम अल्फ़ा अमाइलेज की प्रोडक्शन, वो एंजाइम जो स्टार्च की प्रोडक्शन करवाएगा या सॉरी स्टार्च की ब्रेक डाउनिंग करवाएगा, उस एंजाइम की पहले प्रोडक्शन करवाई जाती है। उसकी प्रोडक्शन के बाद स्टार्च को ब्रेक किया जाता है और माल्टोज बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम माल्टिंग कहते हैं,
ठीक है, क्या काम होगा यहाँ पे? स्टार्च, जिसका आपको पता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, बार्ले के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। अल्फा अमाइलेज क्या करेगा? इस स्टार्च को तोड़ेगा। ठीक है, अब स्टार्च किसका बना हुआ है? स्टार्च थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना हुआ था। तो जब ये टूटता है तो उसमें से 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर क्या चीज़ बनाते हैं? वो बनाते हैं माल्टोज शुगर, जो कि है एक जो कि एक डाइसेकेराइड है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम माल्टिंग का नाम देते हैं, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जिब्रेलिक एसिड्स को यूज़ किया जाता है, बार्ले के अंदर अल्फा अमाइलेज की प्रोडक्शन को इन्हांस किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे स्टार्च की ब्रेक डाउनिंग होती है और स्टार्च को ब्रेक डाउन करके 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके माल्टोज बनाया जाता है। इसको हम माल्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है स्टार्च इसका, जिब्रेलिक एसिड का। एज अ शॉर्ट ये आपसे पूछा भी जा सकता है। उसके बाद राइपनिंग। राइपनिंग किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा है, आपने अम्बी देखी होगी, ठीक है, मैंगो जिसको आप कहते हो, आम जिसको कहते हैं। आपने कच्चा आम देखा हुआ जिसको हम अम्बी कहते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है। अगर आपने उसको पकाना है, यानी कि आप उसको येलो कलर में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? आप राइपनिंग करवाते हो, जो कि डिफरेंट हार्मोन्स उसमें यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, हमने उस राइपनिंग को अगर डिले करना है तो हम जिब्रेलिक एसिड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इट एक्चुअली वर्क्स अगेंस्ट द ग्रोथ इनहिबिटर कॉल्ड इथाइलिन और इथीन। ठीक है, तो ये राइपनिंग को डिले करता है। उसके अलावा ये बनानाज या ग्रेप फ्रूट्स को अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना हो तो उनकी स्टोरेज लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो बेटा इन हार्मोन्स को बेटा हमने लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है, शॉर्ट के लिए भी तैयार करना है। लॉन्ग के लिए आपको किस तरह क्वेश्चन आ सकता है? आपको ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या किसी भी एक हार्मोन का भी पूछ सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर या ग्रोथ इनहिबिटर की बेस पे भी क्वेश्चनिंग हो सकती है। और उसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो इनका है, इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस। जैसे अभी मैंने जिब्रेलिक एसिड की कमर्शियल एप्लीकेशंस आपको बताई हैं, ये एप्लीकेशंस आपको शॉर्ट में आ सकती हैं। अगर आपको शॉर्ट में एप्लीकेशंस आती हैं बेटा, तो बेशक आप इसको इसी फॉर्म में, जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, आप इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे भी ले सकते हो। आप चाहो तो हेडिंग भी दे सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे कलरफुल हाईलाइटिंग की है बेटा, आप लोग इस तरह हाईलाइटिंग भी कर सकते हो। हेडिंग से आपको मे बी लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप इस तरह से हाईलाइटिंग कर सकते हो, मार्कर बीच में यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन पे चलते हैं। नेक्स्ट हार्मोन इज़ ग्रोथ प्रोमोटर साइटोकाइनिन्स। इसको हम काइनिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। साइटोकाइनिन कुछ जगह पे ऑक्सिन के अगेंस्ट वर्क करता है, एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। इसका मेजर वर्क क्या होता है? इसको किस बेस पे बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं? इसकी सेल डिवीजन की एक्टिविटी या सेल डिवीजन के फंक्शन की बेस पे। हम जो फंक्शंस बेसिकली हार्मोन्स के पढ़ रहे हैं बेटा, ये फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो प्लांट्स के अंदर इन हार्मोन्स के देखे जाते हैं। साइटोकाइनिन का काम फंक्शन स्टार्ट करते हैं स्टेम ग्रोथ में और रूट की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, प्लांट्स में स्टेम की ग्रोथ यानी कि जो सेल डिवीजन जो होती है एपिकल मेरिस्टेम में या कैम्बियम में, वो साइटोकाइनिन की वजह से भी होती है, लाइक जिबरेलिन्स एंड ऑक्सिन्स। ठीक है, तो इट मीन्स ये स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है सेल को डिवाइड करके। उसी तरह से ये रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन ये प्राइमरी रूट की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, प्राइमरी रूट जो है, प्राइमरी रूट कौन सी होगी? जो सीड से बनती है। और लेटरल रूट वो होती है जो प्राइमरी रूट से बनेगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये मैंने बनाई प्राइमरी रूट, इस रूट की ग्रोथ को साइटोकाइनिन प्रमोट नहीं करता। इस रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करके इससे साइड वाली जो ग्रोथ्स होंगी, साइड वाली जो सेकेंडरी रूट्स होंगी, लेटरल रूट्स होंगी, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। इन द सेम वे ये बड इनिशिएशन को प्रमोट करता है। जैसे आपने कहा था कि ऑक्सिन जो है वो इनहिबिटरी एज वर्क करता है, एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन वर्क करता है। तो ये ऑक्सिन के एंटागोनिस्टिक वर्क करेगा किस तरह से? कि ये लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ होगी उनको प्रमोट करता है। जैसे आप कह रहे हो ये एक स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे आपने कहा ये लेटरल बर्ड्स प्रेजेंट है, इन बर्ड्स की ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे ये एपिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट वर्क करेगा। ठीक है, यानी कि एपिकल डोमिनेंस जो जहाँ पे आप कह रहे हो कि स्टेम की हाइट सिर्फ इंक्रीज हो रही है, स्टेम लंबी हो रही है, लेकिन साइड से ब्रांचेज नहीं निकल रही हैं, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। ये साइड की जो ब्रांचेज हैं उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। उसके अलावा लीफ की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, यानी कि सेनेसेंस को डिले करेगा, लाइक ऑक्सिन्स एंड जिबरेलिन्स। फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन पार्थिनोकार्पी बहुत कम केसेस ऐसे इसके देखे गए हैं जिसमें ये पार्थिनोकार्पी को ये प्रमोट कर रहा हो या इंड्यूस करवा रहा हो। ज़्यादातर ये फ्रूट की ग्रोथ को, फ्रूट की सेटिंग को प्रमोट करवाता है। उसके अलावा डोमेंसी को ब्रेक करता है, स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसको भी साइटोकाइनिन जो है वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, लाइक अदर हार्मोन्स। कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी? अगर आपने किसी भी फ्रेश लीफी क्रॉप को की एजिंग को डिले करवाना हो, जैसे हम देखें सलाद के पत्ते जो हैं वो लीफी क्रॉप में आते हैं, हमारे पास गोभी जो है, बंद गोभी, कैबेज जो है,
वो भी हमारे पास फ्रेश लीफी क्रॉप्स में आती है। तो अगर आपने उनकी एजिंग डिले करवानी हो तो हम साइटोकिनिन का स्प्रे कर सकते हैं। ये फ्लावर्स को फ्रेश रखने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और उसके अलावा बहुत सारे या कहने कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनकी डोमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम साइटोकाइनिन्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके कंप्लीट हुए ग्रोथ प्रोमोटर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि एब्सकिसिक एसिड। एबीए का नाम आपने पहले भी सुना हुआ है, ठीक है। हमने स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में इसका नाम पहले भी सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर आई थिंक 14 में आप लोगों ने इसका डिस्कस किया होगा, जहाँ पे ट्रांसपायरेशन का रोल था, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस था। वहाँ पर आपने इसका नाम सुना है, पढ़ा है, याद भी किया होगा, लेकिन पेपर नहीं दिए हुए आपने। तो एब्सकिसिक एसिड क्या चीज़ है? क्योंकि इसको हम ग्रोथ इनहिबिटर में इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसके ज़्यादातर इनहिबिटरी इफेक्ट्स हैं। यानी कि अब एबीए का प्रोडक्शन ज़्यादातर कब होता है, ग्रोथ इनहिबिटर्स को आप बेसिकली किस चीज़ पे बताते हैं, किस चीज़ पे प्लांट के हार्मोन्स को ग्रोथ इनहिबिटर्स के तौर पे हम डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जब होती है ना एक स्ट्रेस कंडीशन, प्लांट्स में भी स्ट्रेस कंडीशन होती है, जैसे खुश्क साली हो गई है, ठीक है, या पानी की कमी हो गई है, या आप कह लें कि उनकी सराउंडिंग में अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ में ग्रोथ और डेवलपमेंटल की स्टेजेस ऐसी आती हैं कि जिनमें प्लांट के सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे ग्रोथ इनहिबिटर्स जो हैं काम रोकना शुरू कर देंगे, प्लांट को इनएक्टिव स्टेट में भेज देते हैं। क्यों? ताकि प्लांट्स जो हैं उस अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। तो इसी तरह से एब्सकिसिक एसिड का नाम जो दिया गया है उसका एक रोल यहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको हाईलाइट करवाती हूँ। एब्सकिसिक एसिड मोस्टली एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करते हैं, लेकिन तब जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, जब प्लांट की फंक्शनिंग में कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्ट हो सकता है, तब एब्सकिसिक एसिड या ग्रोथ इनहिबिटर्स जो है वो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, पहला फंक्शन इसका क्या है? ये स्टेम और रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, लेकिन कब? जब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो, यानी कि जब वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का मतलब क्या है? जो प्लांट की फंक्शनिंग पे इफेक्ट करे। जैसे ड्राउट है, ड्राउट जिसको आप कहते हो, डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी है, खुश्क साली है, प्लांट को पानी नहीं मिल रहा, प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, एब्सकिसिक एसिड प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स प्लांट इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। वाटर लॉजिंग, वाटर लॉजिंग कहते हैं सॉइल का पानी से भर जाना, ठीक है। उस ऐसी सॉइल जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा, उसको हम वाटर लॉस सॉइल कहते हैं। और ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है प्लांट्स के लिए। हर प्लांट पानी के अंदर, जैसे आप मुंजी लगाते हो, वो मुंजी जो है पानी उसके साइड पे आप खड़ा कर दोगे, मुंजी ग्रो कर जाएगी, ठीक है, लेकिन हर प्लांट ऐसी कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकता। तो ये एक तरह की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कंडीशन होती है जिसमें प्लांट्स की स्टेम हो या रूट हो, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा बर्ड की और सीड की डोमेंसी को प्रमोट करता है, यानी कि सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता, बर्ड को ग्रो नहीं होने देता। उसी तरह से शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा याद करें, या अगर आप बुक पे एक दफ़ा देखें, तो आपको नजर आएगा ये एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिन्स वर्क कर रहा है। यानी कि हमने कहा था जिबरेलिन्स में फ्लावरिंग होती है लेकिन लॉन्ग डे प्लांट्स में, लेकिन ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट कर रहा है और शॉर्ट डे प्लांट्स में प्रमोट कर रहा है। जिबरेलिन्स शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं करवाता, लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग करवाता है। तो इट मीन्स ये एंटागोनिस्टिक वर्क कर रहा है, किसके? जिबरेलिन्स के। उसके अलावा लीफ सेनेसेंस को प्रमोट करता है, लीफ में एजिंग को प्रमोट करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, लेकिन वाटर स्ट्रेस कंडीशन में। वाटर स्ट्रेस कंडीशन नहीं, कि पानी की कमी होगी, जब प्लांट्स मुरझाना शुरू हो जाते हैं, जब ट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब एबीए की प्रोडक्शन होती है। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, ठीक है। तब एब्सकिसिक एसिड बनता है। उसके बनने का मकसद क्या है? कि स्टोमेटा को क्लोज करना है ताकि वाटर लॉस जो है वो फर्दर ना हो सके। उसके अलावा एब्सेशन, दिस इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से एब्सकिसिक एसिड का नाम दिया जाता है एब्सेशन, यानी कि फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं या लीव्स हैं, उनको घिराने का काम करता है ये, ठीक है। तो इस एब्सेशन के प्रोसेस, इसका मेजर काम ये है। तो ये एब्सेशन के प्रोसेस की वजह से इसको हम एब्सकिसिक एसिड का नाम देते हैं। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? हम कमर्शियली भी इसको यूज़ कर सकते हैं इसी काम के लिए, कि हमने अगर जैसे एक फल जो है वो पक जाता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ बागात होते हैं जो लाखों की तादाद में होते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, हमने अगर वहाँ पे फल पक गया है, फ्रूट पक गया है, हमने उसको उतारना है, तो हम उसको उतारने के लिए पहले बहुत सारे लेबर यानी कि मजदूर इकट्ठे करेंगे, फिर उस पर काम करते हैं। लेकिन एब्सकिसिक एसिड को कमर्शियली यूज़ किया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में, कि उन बागात में जहाँ पे बागात की तादाद बहुत ज़्यादा है, फ्रूट पक चुका है, उसको उतारने का काम है, वहाँ पर डाइल्यूटेड फॉर्म में एब्सकिसिक एसिड का स्प्रे किया जाता है, जिससे फ्रूट्स जो हैं वो गिर जाते हैं और फिर उस फ्रूट्स को प्रॉपर्ली एक बकेट कहने के बड़े बड़े से कहने के बकेट लगाए जाते हैं ट्रीज़ के इर्द गिर्द, जहाँ पे जब स्प्रे करने के बाद ये फ्रूट जो है बकेट्स के अंदर गिर जाता है और वहाँ से फ्रूट्स को कलेक्ट करके आगे सेलिंग के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है।
उसके बाद लास्ट हमारा ग्रोथ इनहिबिटर दैट इज़ इथीन और इथाइलिन। हम इसको ग्रोथ इनहिबिटर में कंसिडर करते हैं, लेकिन इसकी कुछ एक्टिविटीज़ जो है बेटा वो इस तरह की हैं कि ग्रोथ को प्रमोट भी कर रहा है, ठीक है। कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल के प्रोसेसेस को ये प्रमोट करता है, कुछ को इनहिबिट करता है। बेसिकली इट्स अ मिक्सचर, लेकिन हम इसको इनहिबिटर में इसलिए कंसिडर करते हैं बिकॉज इसका सबसे मेजर काम क्या है कि ये रूट और स्टेम की ग्रोथ को रोक देता है ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, तो इसलिए हम इसको ग्रोथ इनहिबिटर में कंसिडर करते हैं। है ये फाइटो हार्मोन, लेकिन ये गैशियस हाइड्रोकार्बन है, जो कि कुछ प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको रिलीज़ करते रहते हैं। इसका सबसे मेजर काम तो ये है, जिसकी बेस पर इसको आप कह रहे हो कि इनहिबिट एज अ इनहिबिटर कंसिडर किया जाता है, वो ये है कि स्टेम और रूट की ग्रोथ को रोकता है। लेकिन उसके अलावा एज अ फाइटो हार्मोन, एज अ ग्रोथ प्रोमोटर अगर हम बात करें तो ये फ्रूट की राइपनिंग करवाता है, ठीक है। कच्चे फलों को पकाता है, जैसे आम हो गया या सिट्रस फ्रूट्स यानी कि ऑरेंज, लेमन वगैरह हो गया। तो फंक्शंस को स्टडी करते हैं। स्टेम और रूट की ग्रोथ को ये स्टॉप करता है ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, बर्ड की डोमेंसी को ब्रेक करता है और बर्ड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और उसके अलावा ये पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल फ्रूट जो है उसके अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। कमर्शियली भी इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है कि पाइनएप्पल्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करवानी हो तो उसके लिए। उसके अलावा फ्रूट राइपनिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। फ्रूट राइपनिंग मतलब कच्चे फलों को पकाना, ठीक है। उसमें राइपनिंग को प्रमोट करवाना हो, जल्दी फ्रूट पकवाने हो तो उसके लिए हम इथाइलिन यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप कहने कि कच्चे आम है तो उनको हमने अगर पकाना है, येलो कलर में चेंज करना है, तो उसके लिए इथाइलिन का या इथीन का स्प्रे जो है वो किया जाता है। उसके बाद कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिहाज से भी आपको बताया कि ज़्यादातर ये पाइनएप्पल प्लांट की जो फ्लावरिंग है उसको इंड्यूस या प्रमोट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। टोमेटोज़ और सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, उनके अंदर राइपनिंग करवानी है, उनको पकाना है, कच्चे हैं उनको पकाना है, तो उसके लिए भी इथीन यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसका, दैट इज़ इथीफोन, ठीक है। इथीफोन क्या चीज़ है? इथीफोन बेसिकली एक आप कह सकते हो कि एक कंपाउंड है जिसको प्लांट्स के ऊपर जब स्प्रे किया जाता है तो इससे इथीन सॉरी नॉट इट्स नॉट इथेन, इट्स इथीन, जिसकी प्रोडक्शन या उसकी रिलीज़ जो है वो प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होती है। जैसे रबर प्लांट पे किया जाता है कि रबर प्लांट पे इथीफोन जो है ये केमिकल कंपाउंड स्प्रे किया जाता है। इसकी स्प्रे से क्या होता है कि इथीन की प्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इथीन की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होती है तो उसके बाद रबर प्लांट से एक कह लें कि उसका रबर प्लांट का सैप, जिसको हम लैटेक्स का नाम देते हैं, उसका वो प्लांट पे कट करके वो लैटेक्स की कलेक्शन ज़्यादा की जाती है, ठीक है। इस लैटेक्स ये जो कलेक्शन है, सैप है, कहने कि जो पौधे का शीरा जो है, उसका कह लें लिक्विड मटेरियल जो है इसके अंदर या जूसी मटेरियल जो है इस प्लांट का, इस मटेरियल को आगे फर्दर लेबॉर्ट्री में फर्दर कहने के मॉडिफाइड, केमिकली मॉडिफाई करके डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे रबर बनाया जाता है वो फ्लो ऑफ लैटेक्स से ही बनाया जाता है। फ्लो ऑफ लैटेक्स को स्टिमुलेट करवाया किससे जाता है? इथीन से। कैसे? इथीफोन का स्प्रे किया जाता है प्लांट्स पे। इथीफोन का स्प्रे करने की वजह से इथीन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इथीन का रिलीज़ ज़्यादा होता है। इथीन जितना ज़्यादा रिलीज़ होता है, फ्लो ऑफ लैटेक्स उतना ज़्यादा होता है, यानी कि लैटेक्स का जो कलेक्शन का काम है वो उतना ज़्यादा होगा, यानी कि जितना आपको लैटेक्स एक हफ्ते बाद मिलेगा उतना आप एक दिन में कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कैसे? इथीफोन को अप्लाई करके, इथीफोन का स्प्रे करके। तो बेटा यहाँ पे आपका प्लांट का जो कोऑर्डिनेशन का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। फिर से बता दूं, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी तैयार करना है और शॉर्ट के लिहाज से भी तैयार करना है। छोटा सा आपका असाइनमेंट का काम है। आपका आफ्टर वेकेशन आपकी असाइनमेंट सबमिट होगी। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे आपने इन पांचों हार्मोन्स का टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हायर एनिमल्स में जैसे हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन की बेस पे होती है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को वन बाय वन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट्स मीन्स के हमारे पास हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट हुए होते हैं, लिंक्ड अप हुए होते हैं, या कहने कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए कनेक्ट हुए होते हैं, जिससे कहने कि एक नेटवर्क सा बनता है जिसमें आपके तो आपके रिसेप्टर्स और आपके इफेक्टर्स जो हैं वो कनेक्ट हुए होते हैं। आपकी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, थ्रू आउट आपकी पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों को सेंस करते हैं। जब भी कोई चेंज आता है तो उसको वो रिसीव करते हैं, ठीक है। वो उसको रिसीव करके आपके ब्रेन तक लेकर जाते हैं, आप मैसेज की फॉर्म में, इम्पल्स की फॉर्म में लेकर जाते हैं, और वहाँ से ब्रेन जो है वो इम्पल्स या मैसेज जो है वो आपके इफेक्टर्स यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स तक भेजता है, जिसके बाद आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है, आप रिस्पॉन्स करना शुरू करते हो। तो वो एलिमेंट्स जो हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं उसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, एक रिसेप्टर्स हैं, एक इफेक्टर्स हैं और एक न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स में आपने नर्व्स के नेम पढ़े हुए हैं, मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, और इसी तरह से थर्ड वन मिक्स या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी होती हैं। तो रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स सेल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी हो सकते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे।
स्टिमुलाई मतलब जो भी इंटरनल चेंज आ रहा है या एक्सटर्नल चेंज आ रहा है। इफेक्टर्स क्या हैं? इफेक्टर्स जो रिसेप्टर्स ने इम्पल्स रिसीव की है वो इम्पल्स जब इफेक्टर्स तक भेजी जाती है तो वो एक्ट करती हैं, मतलब रिस्पॉन्स शो करेंगे उस चेंज के हिसाब से। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स वो कहने के स्ट्रक्चर है, वो एलिमेंट है नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो आपका इम्पल्स को जनरेट करता है, इम्पल्स को कंडक्ट करवाता है अक्रॉस द साइनैप्स, और वो रिसेप्टर से इफेक्टर तक उस इम्पल्स को लेकर जाने का काम न्यूरॉन्स करते हैं, जैसे हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी पढ़ा था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को बेटा आप लोगों ने लॉन्ग के लिहाज से भी तैयार करना है, शॉर्ट के लिहाज से भी तैयार करना है, और कोशिश करें एमसीक्यूज भी क्लियर करें। और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में 3 एलिमेंट्स का नाम आपको बताया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ क्लास।